प्राइस एक्शन या फिर ट्रेंड एनालिसिस देखा। आगे हम अभी इंडिकेटर्स का अभ्यास करेंगे। इंडिकेटर्स में कई सारे इंडिकेटर्स हैं। जितने आप इंडिकेटर्स ज्यादा यूज करेंगे उतना आपके लिए मुश्किल होगा कि डिसीजन कब लेना है, क्योंकि अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग प्रकार से आपको रिटर्न्स देते हैं या अलग अलग प्रकार से इंडिकेशंस देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक इंडिकेटर आपको बाय सिग्नल जनरेट कर रहा है तो उसी समय दूसरा इंडिकेटर न्यूट्रल है, या फिर तीसरा इंडिकेटर शायद आपको निगेटिव ट्रेंड भी बताएगा। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और जितना आप कम इंडिकेटर्स का उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्राइस एक्शन का उपयोग करके ट्रेडिंग करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इंडिकेटर्स का उपयोग तो हमें करना ही है, मगर ज्यादा इंडिकेटर्स का उपयोग नहीं करना है। फिर भी कुछ इंडिकेटर्स हम जरूर देखेंगे जो बहुत बढ़िया इंडिकेटर्स है और बहुत प्रूवन इंडिकेटर्स है। और भी कुछ इंडिकेटर्स इसके बाद भी हम जानेंगे जरूर। तो सबसे पहला नंबर आएगा मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज काम कैसे करता है? सबसे पहले वो दिखता कैसे है? तो कोई भी आप अगर चार्ट देखेंगे तो उस चार्ट में कैंडलस्टिक्स के साथ साथ आप कुछ लाइंस देखते होंगे। इन लाइंस को हम मूविंग एवरेज लाइंस कहते हैं। तो ये मूविंग एवरेज लाइन जो होती है वो कुल मिला के 4 प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज और ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज। कुल मिला के ये ब्रॉडली 4 मूविंग एवरेजेस होते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज के बाद एक्सपोनेंशियल और वेटेड का नंबर आएगा। मैं आपको सिंपल मूविंग एवरेज किस प्रकार से वर्क करती है या सिंपल मूविंग एवरेज किस प्रकार से कैलकुलेट होती है ये मैं आपको बताऊंगा। बाकी सभी मूविंग एवरेज का बेसिक कैलकुलेशन का ढांचा यही है, केवल कैलकुलेशन का मेथड अलग है। तो सिंपल मूविंग एवरेज से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मूविंग एवरेज आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक पर्पल कलर की लाइन चार्ट के साथ आप देख पा रहे हैं और दूसरी ग्रीन कलर की लाइन आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों किस प्रकार की लाइंस है ये आप समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये एनटीपीसी का चार्ट है, डेली कैंडल का। यहाँ पे वॉल्यूम कुछ दिख रहा है जो आज का करंट कैंडल का वॉल्यूम है शायद, और ये EMA 8 करके है। EMA 8 इन ब्रैकेट 8 लिखा है, यहाँ पे C लिखा है और उसका वैल्यू लिख रहा है। दूसरा है EMA 40 C, उसका वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या है? तो EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये दोनों मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। और ये C क्या है? तो ये क्लोजिंग बेस मूविंग एवरेजेस है। मतलब हर एक कैंडल के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज उन्होंने निकाला है। और कितने समय का है ये? तो 8 कैंडल का और 40 कैंडल का, 8 कैंडल का और 40 कैंडल का ये मूविंग एवरेज है। तो ये कैसे तैयार होता है ये मैं पहले आपको बताता हूँ। भले ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, फिर भी मैं आपको सिंपल मूविंग एवरेज के कैलकुलेशन के पद्धति लॉजिक के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो पहले क्या होगा कि अभी ये करंट कैंडल है, तो ये करंट कैंडल के लिए अगर मुझे 8 कैंडल का मूविंग एवरेज निकालना है, तो मतलब लेटेस्ट 8 कैंडल का मूविंग एवरेज मुझे करंट कैंडल के लिए निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं? तो इंक्लूडिंग करंट कैंडल पिछले 8 कैंडल्स मुझे गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 कैंडल के क्लोजिंग प्राइजेस का मुझे समेशन करना है, उसको डिवाइड बाय 8 करना है। तो जो उत्तर आएगा वो आंकड़ा लेटेस्ट 8 कैंडल का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज आएगा। वो एवरेज मुझे जो भी आएगा, ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइसिंग है, तो ये कैंडल की लेंथ है, ओपन हाई लो क्लोज आप देख पा रहे हैं उस हिसाब से। तो इसी कैंडल के वर्टिकल में ऊपर नीचे वर्टिकल एक्सिस में जहां पर भी ये मूविंग एवरेज आएगा वहां पे मुझे ये बिंदु के स्वरूप में प्लॉट करना है। कैसे किया? करंट कैंडल पकड़ के पिछले 8 कैंडल गिनने हैं, उसका क्लोजिंग प्राइस का एवरेज इसके वर्टिकल में जहां कहां आएगा ऊपर नीचे वहां पे प्लॉट होगा। उसी प्रकार से उसके पीछे वाली कैंडल जो है प्रिसाइडिंग कैंडल, उसके लिए 8 कैंडल का मूविंग एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं? ये कैंडल पकड़ के पिछले 8 कैंडल गिनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये उससे पहले वाले कैंडल का जो मूविंग एवरेज निकाला था उससे एक कैंडल हम पीछे गए, क्योंकि यहां से हम शुरू कर रहे हैं इस कैंडल से। तो ये 8 कैंडल का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे प्लॉट किया। इसके लिए कैलकुलेट करना है तो ये कैंडल पकड़ के पिछले 8 कैंडल्स गिनने, उनका क्लोजिंग प्राइस का एवरेज यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे प्लॉट किया। इस प्रकार से हर एक कैंडल के लिए कैलकुलेट किए गए 8 कैंडल का मूविंग एवरेज उस कैंडल के वर्टिकल एक्सिस में जहां कहां आएगा वहां पे प्लॉट होगा। तो अभी इस कैंडल के लिए कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? ये कैंडल पकड़ के 8 कैंडल गिनने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 कैंडल का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे प्लॉट किया। तो हर एक कैंडल के लिए कैलकुलेट किया गया 8 कैंडल का क्लोजिंग प्राइस बेस मूविंग एवरेज। मैंने अगर इसको प्लॉट किया और सभी पॉइंट्स को अगर मैंने जोड़ा तो एक लाइन ड्रॉ होगी, इसको कहेंगे 8 कैंडल मूविंग एवरेज लाइन। उसी प्रकार से इसी कैंडल के लिए मुझे अगर 40 कैंडल का मूविंग एवरेज निकालना है तो कैसे निकालूंगा? करंट कैंडल पकड़ के पिछले 40 कैंडल मुझे गिनने हैं। ठीक है, अभी
गिनना मुश्किल है हमारे लिए, मतलब समझ आएगा। यहाँ से 40 कैंडल गिनने हैं, 40 कैंडल का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज जो भी आ रहा है, जहाँ आ रहा है वहाँ पे प्लॉट होगा इसी कैंडल के वर्टिकल एक्सिस में। इसके लिए कैलकुलेट करना है तो ये कैंडल पकड़ के 40 कैंडल गिनने हैं, इसका निकालना है तो ये कैंडल पकड़ के 40 कैंडल गिनने हैं, तो इसका एवरेज यहाँ पे आया। तो कुछ कैंडल्स के लिए कैलकुलेट किया गया 40 का मूविंग एवरेज, कैंडल के ऊपर प्लॉट हो रहा है तो कुछ जगह पे वो नीचे प्लॉट हो रहा है। क्योंकि इस कैंडल के लिए अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इसके पीछे वाले 40 कैंडल नीचे है इसके मुकाबले, तो उनका एवरेज भी कुछ नीचे ही आया, तो ये यहाँ पे प्लॉट हुआ। तो हर एक कैंडल के लिए कैलकुलेट किए गए 40 के एवरेज को अगर मैं प्लॉट करता जाऊँ और उनको जोड़ता जाऊँ तो ये जो लाइन बनेगी इसको हम 40 कैंडल मूविंग एवरेज लाइन कहेंगे। क्लियर? यहाँ पे मैंने केवल 2 मूविंग एवरेज लाइंस ड्रॉ की है। यहाँ पे आप मल्टीपल मूविंग एवरेज लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, इट्स अप टू यू। आपके पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें कितने मूविंग एवरेजेस आप एक साथ लगा सकते हैं उतने सारे लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी आप ज़्यादा ना लगाएं, आपके एनालिसिस के ज़रूरत के हिसाब से हम मूविंग एवरेजेस का चुनाव करेंगे। तो मूविंग एवरेज का उपयोग लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। कुछ लोग सिंगल मूविंग एवरेज भी लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, लॉजिक क्या लगाते हैं, मैं जस्ट लॉजिक बता रहा हूँ, उसमें कई सारे अलग अलग लॉजिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक लॉजिक इमेजिन करो कि 8 कैंडल वाला मूविंग एवरेज यहाँ पे नहीं है, केवल ये 40 वाला ही है, ठीक है। तो जैसे ही कैंडल्स स्वयं के ही 40 कैंडल के मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करके ऊपर क्लोज देगी, उसके बाद दूसरी कैंडल अगर 40 कैंडल के मूविंग एवरेज के लाइन से डिटैच हो गई, मतलब इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज कुछ भी इस मूविंग एवरेज को छू नहीं रहा है, तो यहाँ पे या इसके दूसरे दिन लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे शेयर्स खरीदते हैं और आगे चल के जब कभी मूविंग एवरेज के नीचे 40 के मूविंग एवरेज के नीचे आके ये कैंडल क्लोज देता है, उसके दूसरे दिन एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पे क्लोज दिया है क्या? नहीं, केवल लो बनाया है, क्लोजिंग ऊपर दिया है। यहाँ पर क्लोज दिया है मगर दूसरे दिन ये जो कैंडल है इस मूविंग एवरेज से डिटैच नहीं हुई है। क्लियर? तो ये डिटैच हुई है क्या? नहीं, देखो क्लोज दिया है इस कैंडल का, मगर ये कैंडल के बीच में ही ये मूविंग एवरेज है। दूसरे दिन के कैंडल में भी क्या हुआ है, उसका हाई जो है वो अपर शैडो है, उस मूविंग एवरेज को छू रही है, तो वो डिटैच होनी चाहिए। तीसरे दिन तो ये नीचे ओपन होके ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो भूल जाओ अभी। हाँ, मूविंग एवरेज के नीचे ओपन होना चाहिए या क्लोज भी होना चाहिए और उसका हाई भी उसको स्पर्श ना करे, तो ऐसी स्थिति में वो एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जिट नहीं होगा, तो आगे चल के यहाँ फिर से क्लोज दिया है, इसके नीचे वो डिटैच भी हो गई है, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि इस दिन की शुरुआत में तो आपको पता नहीं था कि ये ऊपर गया। यहाँ पे एग्जिट करो, नहीं तो आगे चल के यहाँ पे तो एग्जिट करना ही है। तो फिर भी आपका यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिलता है। तो अब ये सिंगल मूविंग एवरेज का फंडा है। इसमें प्रॉब्लम कब होती है, जब बाजार साइडवे होता है तब। तो साइडवे मार्केट में इस लाइन के कभी ऊपर कभी नीचे बाजार घूमता रहता है, तो सिंगल मूविंग एवरेज का भी उपयोग करते हैं। मगर जहाँ पे साइडवे मार्केट होता है वहाँ पे सिंगल मूविंग एवरेज ज़्यादा परिणामकारक नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे आपको कभी हाँ कभी ना करते हुए बाजार एक बार इसके ऊपर कभी एक बार इसके नीचे, तो मल्टीपल टाइम आपका एंट्री एग्जिट हो जाएगा और आपको दुविधा हो जाएगी कि एंट्री कहाँ पे करनी है, ठीक है। और ऐसे में अगर आप इसी फॉर्मूला के साथ काम करेंगे तो शायद साइडवे मार्केट में आपका नुकसान भी होगा। वैसे तो साइडवे मार्केट में सभी इंडिकेटर नुकसान ही देते हैं, ओवरऑल चार्ट ही आपको नुकसान देता है क्योंकि सभी इंडिकेटर आपको भ्रमित करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिकेटर्स देखो कैसे होते हैं, इंडिकेटर्स चार्ट डेटा पे ही कैलकुलेट होते हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि कुछ इंडिकेटर्स ये लैगिंग होते हैं, यानी आपको लेट रिजल्ट देते हैं, और कुछ इंडिकेटर्स लीडिंग होते हैं जो आपको एडवांस में इंडिकेशन देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हद तक सही है, मगर लैगिंग इंडिकेटर्स है इसलिए आपको यूज़ नहीं करना है, ये धारणा बहुत गलत है। क्योंकि हर कोई इंडिकेटर अपने अपने हिसाब से इंडिकेशंस देता ही है। क्लियर? अभी दूसरा एक प्रकार होता है कि 2 मूविंग एवरेज यूज़ करना है या 3 मूविंग एवरेज यूज़ करना है। 2 में कैसे होगा कि अभी यहाँ पे मैंने 2 मूविंग एवरेज लगाए, तो उसका उपयोग कैसे होगा देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 और 40 ये 2 मूविंग एवरेज है, उसमें से कम समय वाला मूविंग एवरेज कौन सा है? 8 का। और ज़्यादा समय वाला मूविंग एवरेज कौन सा है? 40 का। तो आप देख पाएंगे, ऑब्जर्वेशन कीजिएगा
जो कम समय वाला मूविंग एवरेज है वो कैंडल्स के बहुत नजदीक से ट्रैवल कर रहा है कंपेयर टू ज्यादा समय वाला मूविंग एवरेज कैंडल्स से या चार्ट से थोड़ा सा दूरी बना के मूव कर रहा है। दूसरी बात, कम समय वाला मूविंग एवरेज और 40 वाला मूविंग एवरेज बीच बीच में एक दूसरों को काट रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कम समय वाला मूविंग एवरेज यानी यहाँ पे 8 का मूविंग एवरेज ज़्यादा समय वाले मूविंग एवरेज को यानी यहाँ के 40 के मूविंग एवरेज को जब नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, उसके बाद आप मार्केट में क्या देख पा रहे हैं? तेजी देख पा रहे हैं। और जहाँ पे कम समय वाला मूविंग एवरेज यानी 8 कैंडल का मूविंग एवरेज ज़्यादा समय वाले मूविंग एवरेज को यानी 40 के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, उसके बाद बाजार में थोड़ी सी आप मंदी देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर भी लागू हो रहा है, यहाँ पर भी। आगे चल के कितनी मंदी होगी या कितनी तेजी होगी ये आपको ये इंडिकेटर्स नहीं बताते, केवल आपको ये बताते हैं कि थोड़ी सी तेजी हो रही है, थोड़ी सी मंदी हो रही है। कितनी होगी तेजी या कितनी मंदी होगी इसकी कल्पना ये नहीं देते। क्लियर? एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे? 8 का मूविंग एवरेज 40 के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, यानी एग्जैक्टली क्या हो रहा है? तो जहां पे ये क्रॉसओवर हुआ है, तो ये कैंडल के साथ ये क्रॉसओवर हुआ है, दिख रहा है आपको? इस कैंडल के नीचे ये क्रॉसओवर हुआ है। तो ये कैंडल बनते बनते रिसेंट 8 कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज रिसेंट 40 कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले ऊपर जा रहा है। यानी रिसेंट समय का जो मूविंग एवरेज है लंबे समय के मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, यानी रिसेंट 8 दिन में बाजार में उछाल दिख रहा है। वैसे तो ये यहाँ पे चार्ट में भी दिख रहा है, विदाउट मूविंग एवरेज भी आपको दिख रहा है, मगर यहाँ पे सीधे तौर पे आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, तो पिछले 40 कैंडल के एवरेज के मुकाबले अगर पिछले 8 कैंडल का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज अगर ऊपर निकल के आ रहा है तो रिसेंट मूवमेंट तेजी की हो रही है। तो ये आपको कल्पना दे रहा है कि ये अभी तेजी होने की संभावना है कि नहीं? तो जब तक 8 कैंडल का मूविंग एवरेज अभी ऊपर ही चल रहा है पिछले 40 कैंडल के मूविंग एवरेज के मुकाबले, तो इसका अर्थ क्या है कि रिसेंट तेजी चालू है। और जब कभी रिसेंट 8 कैंडल का मूविंग एवरेज पिछले 40 कैंडल के मूविंग एवरेज के मुकाबले नीचे आ रहा है, तो इसका सीधा अर्थ ये है कि रिसेंट 8 कैंडल्स में पिछले 40 कैंडल के मुकाबले मंदी दिख रही है। समझ में आ रहा है? ये 2 प्रकार के मूविंग एवरेज सीधा क्रॉसओवर के बिंदु दिखा रहा है। इस बिंदु के पश्चात आप एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री या फिर यहाँ पे एग्जिट, है ना? एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री या एग्जिट करनी है क्या नहीं, ये आगे हम सोचेंगे। इसमें भी कुछ क्राइटेरियाज हम ऐड कर सकते हैं, किंतु ये दोनों सिंगल पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि इसके ऊपर तेजी, इसके नीचे मंदी। अभी आपकी स्ट्रैटेजी किस प्रकार से है उसके हिसाब से आपका एंट्री का लॉजिक क्या बनेगा और एग्जिट का लॉजिक क्या बनेगा, इसके ऊपर आपकी एंट्री एग्जिट रहेगी। अभी थोड़े समय पहले मुझे पूछा कि मल्टीपल मूविंग एवरेज का क्या उपयोग है, तो कुछ लोग एंट्री के लिए एक अलग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं लाइक 8 और 40 का, और एग्जिट के लिए कुछ अलग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं लाइक 20-50 का या 5-20 का यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये क्लोजिंग बेस है, ये स्टैंडर्ड है। हर कोई मूविंग एवरेज जनरली क्लोजिंग बेस ड्रॉ होता है, किंतु अगर आप चाहते हैं मुझे हाई बेस बनाना है मूविंग एवरेज, तो आप हाई बेस भी मूविंग एवरेज बना सकते हैं और वो मेंशन कर सकते हैं कि मुझे हाई बेस मूविंग एवरेज चाहिए। ये रेडीमेड आपको सॉफ्टवेयर में प्लॉट करके मिलता है, आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अभी मैंने जो मूविंग एवरेज आपको बताया वो सिंपल मूविंग एवरेज की भाषा में बताया। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी यही लॉजिक होता है। क्या होता है? करंट कैंडल पकड़ के पिछले 8 कैंडल गिनने, उनका मूविंग एवरेज, क्लोजिंग बेस का मूविंग एवरेज यहाँ पे जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे प्लॉट होगा, मगर उसका कैलकुलेशन सिंपल तरीके से ना होते हुए एक्सपोनेंशियल मेथड से होगा। अब ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का विषय है, एक्सपोनेंशियल मतलब क्या, वेटेड मतलब क्या। तो यहाँ पे ईएमए में एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन होगा, वेटेड में वेटेड के फॉर्मूला के साथ उसका कैलकुलेशन होगा, ट्रायंगुलर में ट्रायंगुलर का जो भी फॉर्मूला है उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन होगा। मगर बेसिक क्या लॉजिक क्या है? करंट कैंडल पकड़ के पिछले 8 कैंडल का क्लोजिंग प्राइसेस का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने की पद्धत केवल सिंपल या फिर एक्सपोनेंशियल या फिर वेटेड या फिर ट्रायंगुलर होगी। उसी प्रकार से 40 का एवरेज भी आप सिंपल, एक्सपोनेंशियल, वेटेड या ट्रायंगुलर प्रकार से निकाल सकते हैं। बहुत सारे चार्टिंग के जो साइट्स होते हैं ना, वहाँ पे ये रेडीमेड मिलता है आपको। आपको केवल क्या प्लॉट करना है,
आपको क्या चुनना है, आप EMA चुनना है या WMA चुनना है, SMA चुनना है या फिर TMA चुनना है, ये चुनना है। और 8 का आंकड़ा या 40 का आंकड़ा, या आपको क्या चाहिए, 20 का चाहिए, 50 का चाहिए, ये चुनना है। कितने समय का मूविंग एवरेज चाहिए वो चुनना है। उसके साथ साथ आपको क्लोजिंग प्राइस चुनना है या फिर हाई बेस मूविंग एवरेज बनाना है या लो बेस बनाना है, ये आप चुन सकते हैं। ये 1, 2, 3 ये तीनों फैक्टर वेरिएबल है, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो सब निकाल के आपको डायरेक्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्ट शो करेगा। ग्राफ में आपको ये सारे लाइंस दिखेंगे। हर एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से हर एक मूविंग एवरेज का सेट अलग अलग ट्रेडर्स के लिए अलग अलग मूविंग एवरेज का सेट इफिशियंट होता है, ठीक है। तो ये 2 मूविंग एवरेज भी हमने देखा। 3 मूविंग एवरेज में क्या होता है, तो यहाँ पे और एक तीसरा मूविंग एवरेज ऐड करते हैं। 8 के साथ 20 का भी यूज किया और 40 का भी यूज किया, तो 20 का मूविंग एवरेज जनरली बीच में रहेगा यहाँ पे। तो वहां पे क्या फंडा होता है, कुछ लोग क्या करते हैं मैं ये बताता हूँ, ऐसा ही करना चाहिए ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, 8 और 40 का मूविंग एवरेज जैसे ही पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा उसके बाद यहाँ पे एंट्री करेंगे। उसके बाद जब कभी 8-20 के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा वहां पे पार्शियल एग्जिट करते हैं, लाइक 30-40% शेयर बेच देते हैं। मगर 8 ने 40 को नहीं क्रॉस किया तो कुछ बाकी के नहीं बेचते। फिर से अगर ये ऊपर जा रहा है तो उसको होल्ड करते हैं। जब कभी आगे चल के फिर से 8 और 20 का मूविंग एवरेज निगेटिव होगा तब वहां पे बचे हुए स्टॉक्स में से फिर कुछ परसेंट बेचते हैं। और जब कभी अंतिमता 8 और 40 भी निगेटिव क्रॉस करता है वहां पे सभी स्टॉक बेचेंगे, सारे स्टॉक बेचेंगे। तो यहाँ पे हम ये शब्द यूज करेंगे पॉजिटिव क्रॉसओवर और निगेटिव क्रॉसओवर। कैसे यूज करेंगे, ये केवल 8 और 40 का मैटर नहीं है। हम इस प्रकार से ये शब्द का प्रयोग करेंगे कि कम समय वाला मूविंग एवरेज ज्यादा समय वाले मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ जब क्रॉस करेगा तब इसको हम पॉजिटिव क्रॉसओवर कहेंगे, क्योंकि उसके बाद मार्केट में आपको हल्की सी तेजी देखने को मिलती है। और उसी प्रकार से कम समय वाला मूविंग एवरेज ज्यादा समय वाले मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, क्रॉस बिलो, तब हम उसको निगेटिव क्रॉसओवर कहेंगे, क्योंकि उसके बाद हम मार्केट में थोड़ी सी मंदी देखेंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज या फिर ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज, इन 4 प्रकार के मूविंग एवरेजेस आप देख पाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ मूविंग एवरेजेस का सेट यहाँ पे मेंशन किया है। ये बेसिक जो चार्ट है, ये जो टेबल है, ये टेबल डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से मैंने बनाया है। अगर आप कैंडलस्टिक की रेंज डेली यानी हर एक दिन की एक कैंडल इस प्रकार से यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए ये कुछ मूविंग एवरेजेस के सेट है। यहाँ पे मैंने 2 के भी बताया है, 3 के भी बताया है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डेली कैंडल्स में 3 और 13 का मूविंग एवरेज का सेट, 4 और 20 का, 5 और 20 का मूविंग एवरेज का सेट, 5 और 21 भी करते हैं कुछ लोग, 8 और 21 भी करते हैं, 8 और 20 भी करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस है। ये कॉम्बिनेशंस किन के लिए उपयोग में ला सकते हैं हम। अभी यहाँ पे EMA मैंने लिखा है, इसका कारण भी मैं आपको बता दूं कि EMA क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ज्यादातर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर यूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरा ये कोई आग्रह नहीं कि आप केवल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही यूज करें। जो मूविंग एवरेज आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको ट्रेड लेना सुटेबल लगता है, वो मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हैं। किंतु ज्यादातर ट्रेडर एक्सपोनेंशियल या वेटेड मूविंग एवरेज यूज करते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल। ट्रायंगुलर के पीछे कोई ज़्यादा नहीं जाता, ये मैंने भी देखा है। मगर सिंपल से एक्सपोनेंशियल बेहतर है और वेटेड भी अच्छा है। वेटेड और एक्सपोनेंशियल में फिर एक्सपोनेंशियल बेहतर है, इसलिए मैं स्वयं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने मेरा अभिप्राय आपको दिया। तो यहाँ पे EMA लिखा है, आप SMA भी लिखकर इसको उपयोग में ला सकते हैं। 3, 13, 4, 20, 5, 20 और भी कुछ मूविंग एवरेज के कम समय वाले मूविंग एवरेजेस है ये, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज होता है, डेली कैंडल्स की बात करें तो दीज मूविंग एवरेज सेट्स आर गुड फॉर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे से लेके 1 महीने तक का आपको अगर होल्डिंग करना है, ट्रेड लेना है, तो इसके लिए ये बहुत बेहतर है, ठीक है। आपके टारगेट्स भी शायद 2, 2.5, 3% से लेके 5, 6, 10% तक रहेंगे, तो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये बेहतर रहेगा। दूसरा, आगे मैंने बताया कि 3 मूविंग एवरेज का सेट, मतलब 5, 13, 26, 6, 15, 30, 7, 18, 36। अब ये 3 का जो सेट है इसमें क्या लॉजिक है, तो जो लॉजिक है तो ये इस प्रकार से, इसका एक रेशो है
फर्स्ट मूविंग एवरेज अगर यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो इसके दूसरा जो मूविंग एवरेज यूज होना है वो 1 के 2.5 गुना, फर्स्ट वाले से 2.5 गुने वाला ये दूसरा रहेगा, और दूसरे से तीसरा जो रहेगा वो दुगना रहेगा। यानी पहले वाले से तीसरा कितना रहेगा, 5 गुना रहेगा, है कि नहीं। तो 1 का 2.5 गुना 2.5, 2.5 का 2 गुना 5, यानी पहले के तीसरा कितना रहेगा, पहले से तीसरा 5 गुना रहेगा। तो अभी 1 के जगह पे मैं 5 लिखता हूँ, तो 5 का 2.5 गुना कितना होगा, 12.5। तो 12.5 कैंडल नहीं होती, एक तो 12 होती है, नहीं तो 13 होती है कि नहीं। तो यहाँ पे 13 पकड़ेंगे, 13 का दुगना कितना होगा, 26 है। तो यहाँ पे 5, 13, 26 यूज कर सकते हैं, 5, 13, 25 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 6, 1 के जगह पे मैंने 6 लिखा, तो 6 का 2.5 गुना कितना होगा, 15, 15 का दुगना 30, 6 के 5 गुना 30। 7, 7 का 2.5 गुना कितना होगा, 17.5, यहाँ पे मैंने 18 पकड़ा है, 18 का दुगना 36। 8, उसके 2.5 गुना 20, 20 का दुगना 40। तो अभी मैंने जो पहले यूज किया था यहाँ पे 8 और 40, तो ये इसमें से लिया था, बीच का 20 का मूविंग एवरेज मैंने निगलेक्ट किया था, तो डायरेक्ट सीधा 8 और 40 दोनों यूज किया। 8 और 20 भी यूज कर सकते हैं आप, बहुत बढ़िया चलता है ये भी शॉर्ट टर्म में, ये वेरी शॉर्ट टर्म में जाएगा। तो ये सारे मूविंग एवरेज मतलब 5, 13, 26 से लेके 10, 25, 50 तक के जो मूविंग एवरेजेस हैं, ये सारे किसके लिए उपयोग में है, फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। मतलब 1 हफ्ते से लेके 1 से 1.5 साल तक को जिनको होल्डिंग करना है, इसके बीच में ट्रेड लेना है, इनके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगला जो है 12, 30, 60, 15, 38, 76 या फिर 20, 50, 100, ये इनके लिए फायदेमंद रहेगा। मैंने बीच वाले नहीं लिए हैं, आप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये भी यूज कर सकते हैं। इसके हिसाब से ये आगे के चेंज होंगे इस प्रकार से, इस फॉर्मूले के साथ आप ट्राई करके देखिए। मगर ये किसके लिए है, फॉर अ शॉर्ट टर्म मिड टर्म ट्रेडर्स, मतलब 1 महीने से लेके 2, 3 साल तक या 4 साल तक जिनको ट्रेड लेना है उनके लिए बेहतर है। हाँ, 4 भी बहुत हो गया, आजकल तो 1 साल में या 2 साल में ही आपको एग्जिट करने का अवसर मिलता है। उसके बाद का जो है 25, 63, 126, 30, 75, 150, 40, 100, 200, 50, 125, 250 या फिर यहाँ पे 50, 200 का मूविंग एवरेज, इसको हम गोल्डन रेशो कहते हैं। ये सारे किसके लिए हैं, फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू, मतलब 3-4 साल या उसके आगे का जो सीन देख रहे हैं उनके लिए बेहतर है। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है। दिस इज फॉर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, यहाँ पे लिखा है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टर्म मिड टर्म ट्रेडिंग, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू, दिस इज ओनली फॉर व्यू। तो ये आपको ट्रेडिंग के लिए उपयोग में नहीं लेने हैं। क्यों नहीं लेने हैं, क्योंकि ये जितना ज़्यादा समय वाला मूविंग एवरेज का सेट आप यूज़ करेंगे, जितना लंबे समय वाला मूविंग एवरेज का सेट आप यूज़ करेंगे, उतना आपका एंट्री बहुत लेट होगा और एग्जिट भी बहुत लेट होगा, ठीक है। अगर आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के हिसाब से एंट्री एग्जिट करना चाहते हैं, तो जितना बड़े समय का रेंज का अगर मूविंग एवरेज आप लेंगे, उतने आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होंगे और आपकी एंट्री और एग्जिट दोनों लेट होगी। वहीं पे जितना कम समय वाला मूविंग एवरेज आप यूज़ करेंगे, उतने आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बढ़ेंगे और अर्ली एंट्री अर्ली एग्जिट भी आपको देखने को मिलेगा। कई बार आपको यहाँ पर थोड़ा सा फॉल सिग्नल भी देखने को मिल सकता है, मतलब पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ इसलिए मैंने एंट्री की मगर तुरंत वो निगेटिव हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है, मगर जो प्रॉफिट लॉस होंगे वो बहुत बड़े होंगे। खास तौर पे यहाँ पे तो आप केवल रेफरेंस के लिए इसका उपयोग कीजिएगा, ट्रेडिंग के लिए इसका उपयोग ना कीजिएगा, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका तर्क मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले ये जो कॉम्बिनेशंस है, 3 के कॉम्बिनेशंस, इसके साथ साथ ये भी कुछ कॉम्बिनेशंस यूज में आते हैं। तो यहाँ पे ये तर्क नहीं है 1:2.5:5, ये तर्क नहीं है, मगर ये भी बहुत बढ़िया चलते हैं। 13, 34, 15, 50, 20, 50। तो ये जो है ये भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाते हैं लोग। तो कई चार्ट्स पे ये भी बहुत बढ़िया चलते हैं, ठीक है। केवल ये इस फॉर्मूला के तहत नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। इसके बाद भी आप अलग अलग और भी तर्क यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये चारों प्रकार के मूविंग एवरेजेस दिखते कैसे हैं,
और इसमें से एक्सपोनेंशियल का मैंने चुनाव क्यों किया, इसका मैं तर्क आपको बताता हूँ। अभी मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ये चारों मूविंग एवरेजेस कैसे अलग अलग रहते हैं। तो अभी मैंने इस चार्ट में सभी 40 के ही मूविंग एवरेज लिए हैं। पहला मूविंग एवरेज सिंपल है, दूसरा ईएम है, तीसरा डब्ल्यूएम है और चौथा टीएम है। सभी का वैल्यू क्या है, 40 40 40 40, सभी क्लोजिंग बेस ही है। तो 40 कैंडल का ही मूविंग एवरेज होने के बावजूद भी चारों का कैलकुलेशन का पद्धत अलग होने के कारण ये चारों अलग अलग प्रकार से आपको दिख रहे हैं। उनका वैल्यू उस कैंडल के नीचे ऊपर नीचे प्लॉट हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, उसमें बहुत सारा अंतर है। ठीक है, अभी इस चार्ट का आप निरीक्षण कीजिएगा, आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट थोड़ा साइडवे था पहले, यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हो गया, और जैसे ही मार्केट नीचे आना शुरू हो गया तो तुरंत मार्केट के हिसाब से कौन से मूविंग एवरेज ने आप स्वयं को मोल्ड किया है, ये डब्ल्यूएमए और ये ईएमए, इन्होंने जल्दी अपना रास्ता बदला है। वेयर एज मूविंग एवरेज जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो अभी भी थोड़ा हवा में ही है, और ट्रायंगुलर भी हवा में ही है। हवा में यानी क्या, टॉम एंड जेरी में क्या होता है, वो टॉम जेरी के पीछे भाग रहा होता है ना। तो जेरी एक जगह पे क्या करता है, भागते भागते क्या करता है, खिड़की के पास जाता है और बाजू में छुप जाता है, और वो टॉम उसके पीछे भागते भागते खिड़की को तोड़ के आगे जाता है हवा में। अगर ऊपर की मंजिल में वो है तो वहां से वो सीधा आगे जाता है, कुछ समय के लिए वो हवा में ही दौड़ता है, और फिर उसको पता चलता है कि अरे हाँ, हम तो हवा में हैं, नीचे ज़मीन है ही नहीं। फिर उसको जब ध्यान जाता है तब वो गिरता है कि नहीं। कार्टून में ये संभव है, फिजिक्स के सारे रूल्स धज्जियाँ उड़ जाते हैं वहाँ पे कार्टून्स में, है ना। मगर वो मजे की बात छोड़ दो, वैसे ही टीए में अगर आप देखें या फिर सिंपल मूविंग एवरेज देखें आप, तो बाजार यहाँ तक नीचे आने के बावजूद भी ये तो ऊपर ही चल रहा है। फिर उसको भनक लग गई, अरे सभी कैंडल्स नीचे जा रहे हैं, फिर ये नीचे आ गया, क्योंकि इनका कैलकुलेशन सिंपल और ट्रायंगुलर मेथड से हो रहा है। तो ये आपको लेट इंटीमेशन दे रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने अब स्वयं को मोड़ा है, तब तक बाजार यहाँ पे आ चुका है, मतलब बॉटम के पास है ना। यहाँ पे वेटेड सबसे अच्छा दिख रहा है ना, यहाँ पे वेटेड दिख रहा है, राइट। उसी के साथ साथ जब बाजार यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया तो सबसे पहले स्वयं को किन्होंने ढाला है, बाजार के अनुसार किन्होंने अपने को मोल्ड किया है। ईएमए ने स्वयं को पहले अपवर्ड में ढाला है, और फिर उसके साथ साथ डब्ल्यूएमए ने भी ढाला है ना। उसका वैल्यू कैलकुलेशन वाइज नीचे है, मगर इसने भी आप स्वयं को बदला है। सिंपल ने थोड़ा लेट बदला है, ट्रायंगुलर को अभी पता भी नहीं चल रहा है ना, उनकी गाड़ी जल्दी मुड़ती नहीं है। तो ऐसे में अगर घाट सेक्शन में गाड़ी चला रहे और अपनी गाड़ी ठीक से मुड़ नहीं रही है तो क्या होगा, फिर हवा में आप, है कि नहीं, और सीधा ऊपर, है कि नहीं। फिजिक्स के नियम के अनुसार पहले नीचे और आध्यात्मिक नियम के अनुसार फिर ऊपर। मजे की बात छोड़ दो, फिर भी सबसे बेहतर जो परिणाम दिखा रहा है वो डब्ल्यूएमए और ईएमए। तो मैंने यहाँ पे ईएमए का चुनाव किया। ईएमए क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे बाजार ने थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट दिखाया यहाँ पर, तो डब्ल्यूएमए ने उसको इतने अच्छे से नहीं लिया, किंतु ईएमए ने उसके अनुसार भी थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है। तो ईएमए ज़्यादा थोड़ा सा एक्यूरेसी दिखा रहा है, हल्का सा। आप चेक करके देखिएगा, दोनों क्रॉसओवर देखिएगा। जैसे मैंने 8 और 40 का मैंने आपको ईएमए दिखाया, वैसे 8 और 40 का आप डब्ल्यूएमए भी यूज़ करके देखो, उसमें और पहले वाले ईएमए में क्या अंतर है, क्रॉसओवर्स में कहाँ पे चेंजेस है, इसका आप अध्ययन कीजिएगा। ये अध्ययन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं आपको ये सारी चीज़ें स्पून फीडिंग के हिसाब से नहीं बताऊँगा, ठीक है। थोड़ा आपका भी अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। मैंने यहाँ पे सिखाया नहीं, मैंने इस वीडियो में आपको बताया नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रयोग ना करें। ट्रेड करने से पहले आप कई बार प्रयोग कर सकते हैं। जब आपकी स्ट्रैटेजी निश्चित होगी उसके बाद आपको प्रयोग नहीं करने। क्लियर। तो अभी हम इसका अभ्यास करेंगे कि ये कम समय वाले मूविंग एवरेज और ज़्यादा समय वाले मूविंग एवरेज में फ़र्क क्या है, और मैं ये क्यों कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा समय वाले मूविंग एवरेज की तरफ ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम मूविंग एवरेज लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने वोल्टास का चार्ट चुना है, जो 2019-20 के आसपास का चार्ट है। तो ये पूरे 1 साल का चार्ट है। इस चार्ट में मैंने यहाँ पे 2 मूविंग एवरेजेस लगाए, एक 5 और 20, दोनों ईएमए ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 20 के मूविंग एवरेजेस में
पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर कितनी बार हुआ है। जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है वहाँ पे मैंने कुछ एरोज मेंशन किए हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पे मैंने ग्रीन एरो मेंशन किया है। जहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है वहाँ पे मैंने रेड कलर का डाउनवर्ड एरो यूज़ किया है। यहाँ पे फिर से मैंने अपवर्ड ग्रीन एरो यूज़ किया है जहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है। फिर आगे चल के मैंने जहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है वहाँ पे रेड कलर का डाउनवर्ड एरो यूज़ किया है। तो कितनी बार दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 और 6 बार पॉजिटिव क्रॉसओवर और 5 बार नेगेटिव क्रॉसओवर आप देख पा रहे हैं। तो पूरे साल भर का अगर ये ग्राफ है तो साल भर में आपको 5 और 20 से कितनी बार सिग्नल मिला आपको एंट्री और एग्जिट का, 5 बार एंट्री एग्जिट दोनों हो गई आपकी, और 30 बार आपका यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, किंतु अभी नेगेटिव क्रॉसओवर होना बाकी है। अगर मैं इसी ग्राफ पे दूसरा कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ जो कि 15 और 65 का है, 15 और 76 का होता है यूजुअली, मैंने 65 लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। कितनी बार क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे, 1 2 3 बार पॉजिटिव नेगेटिव क्रॉसओवर हो गया है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हुए अभी, केवल 3। पहले वाले में कितनी बार एंट्री हुई आपकी, 6 बार, यहाँ पे 3 बार एंट्री और 3 बार एग्जिट। ठीक है, दिख रहा है आपको। और एक मैं यूज करता हूँ यहाँ पे 30 और 150 का मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे एंट्री तो ये दिख ही नहीं रही है, एंट्री शायद इससे पहले वाले फ्रेम में हुई थी, मगर एग्जिट यहाँ पे दिख रही है आपको। ठीक है, पहले हम ये समझेंगे कि इसका फंक्शन कैसे है, फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो अभी इन तीनों में अगर हम देखें तो बहुत अंतर है। अगेन ये कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, पहले तो हम आखिर वाले पे आते हैं। 30 और 150 का जहां पे निगेटिव क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे, उस समय ऑलरेडी कैंडल यहाँ पे बन चुकी है यहाँ पे, और उसके दूसरे कैंडल पे आपको समझ में आ रहा है कि अभी यहाँ से आपको एग्जिट करना है, लेकिन इसके बाद दूसरा ये कैंडल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे एग्जिट करनी है। क्लियर? तो क्या फायदा होगा अगर ये मैं यूज करता हूँ 30 और 150 का, तो मुझे टॉप से कितना नीचे यहाँ पे एग्जिट दिखा रहा है, इसका क्या फायदा होगा मुझे। मेरे बचपन में एक ऐड हुआ करती थी टीवी पे, उस टॉफी के ऐड में क्या था कि एक छोटा बच्चा एक पेड़ के बाजू में जो चबूतरा होता है वहाँ पे बैठा है, और एक पिकअप टेम्पो वाला है और वो रिवर्स करके पार्किंग कर रहा है, और वो उसको पूछता है बच्चे को, देख पीछे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और वो रिवर्स लेने लगता है। तो बच्चा बोलता है आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, और फिर ठॉप से आवाज आता है, मतलब उसका टेम्पो उस चबूतरे को ठोक देता है। फिर वो एकदम पीछे से देखता है, तो वो बच्चा बोलता है हाँ आप लग गया। याद है, किस किस को याद है ये एडवर्टाइज। तो पूरी वाट लगने के बाद ये आपको बता रहा है कि अभी एग्जिट करो, लेकिन नहीं, मजे की बात छोड़ दो, मगर ये आपको लेट एग्जिट बता रहा है। एंट्री भी उसकी लेट ही होगी, अगर आप कम समय वाले मूविंग एवरेज की बात करें तो उसके मुकाबले लेट एंट्री होगी। अभी लेट एंट्री और अर्ली एंट्री और लेट एग्जिट और अर्ली एग्जिट, इसके बारे में अगर हमको जानना है तो मैं इसके पीछे वाले 2 फ्रेम में जाऊंगा, 15-65 और अभी 5-20। इसका आप देखिए, अभी जो ये रिसेंट निगेटिव क्रॉसओवर है 15 और 65 का क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है, तो इसके नीचे कैंडल ये है, इसके अगले कैंडल पे आपको एक तरह से एग्जिट करनी है। तो भले ये एरो यहाँ पे है, कैंडल यहाँ पे है, बराबर ना, क्रॉसओवर के यहाँ पे दूसरी कैंडल यहाँ पे है, वहीं पे 5 और 20 का मूविंग एवरेज अगर मैं लेता हूँ तो उसका क्रॉसओवर यहाँ पे है और कैंडल यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जिट करना और यहाँ पे एग्जिट करना, बेहतर क्या दिख रहा है आपको, ऊपर वाला एग्जिट करना। किंतु इसमें एक समस्या है, यहाँ पे 15 और 65 में यहाँ पे आपको कोई एंट्री नहीं दिख रही है, एक यहाँ पे एंट्री दिख रही है, मगर 5-20 में आपको यहाँ पे एक निगेटिव क्रॉसओवर होके फिर से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और फिर निगेटिव क्रॉसओवर, यहाँ पे एक फॉल्स एंट्री दिख रही है। फॉल्स एंट्री क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंट्री के बाद बाजार फिर नीचे आया है, ऊपर टिका नहीं है, तो केवल पिछले 5 कैंडल का मूविंग एवरेज पिछले 20 कैंडल के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है, इसलिए आपको दिख रहा है छोटी सी मूवमेंट थी, एक स्पाइक बना और फिर मार्केट नीचे आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे फॉल्स एंट्री हुई है और फॉल्स एग्जिट भी हुई है फिर, जो कि 15-65 में यहाँ पे नहीं हुआ था। एग्जिट लेट है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें एग्जिट जल्दी है, इसमें 5-20 में एग्जिट जल्दी है, मगर यहाँ पे अनवांटेड एंट्री भी है। ठीक है, इसकी बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे एंट्री यहाँ पे है इसकी 5-20 की, ठीक है, और इसकी एंट्री थोड़ी सी दूर है, मतलब थोड़ा आगे चल के यहाँ पे एंट्री है। दिख रहा है आपको? ये एरो देखिए, दिख रहा है?
तो यहाँ पे 5-20 आपको एंट्री भी करवाता है, यहाँ पे एग्जिट भी करवाता है, फिर से एंट्री करवाता है और फिर से एग्जिट करवाता है। वहाँ पे 15-65 केवल यहाँ पे एंट्री करवाता है, डायरेक्ट यहाँ पे एग्जिट करवाता है। हुआ तो दोनों जगह पे लॉस ही है, क्योंकि ओवरऑल ये साइडवे मार्केट है। फिर इस पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला एग्जिट, ये एग्जिट यहाँ पे है तो कैंडल यहाँ पे है, और 5-20 का एग्जिट देखिए यहाँ पे है, तो कैंडल भी ऊपर है और एग्जिट भी ऊपर है। फिर से यहाँ पे एंट्री करवाइए, फिर एग्जिट करवाइए, ठीक है। जो कि 15-65 ने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, कोई सिग्नल नहीं दिया है, दिख रहा है आपको, ठीक है। और पीछे जाइए आप, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको एग्जिट करवाया है, यहाँ पे एग्जिट करवाया है, ठीक है। पीछे जाइए, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एंट्री है 5-20 की, है ना, ये क्रॉसओवर यहाँ पे बन गया, दूसरे दिन कैंडल यहाँ पे है। 15-65 का एंट्री यहाँ पे है, थोड़ा दूर है आगे, मगर फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बाजार उसी रेंज में है। इसका एग्जिट देखिए कहाँ पे है, 15-65 का पहले वाला एग्जिट यहाँ पे है, और इसका एग्जिट यहाँ पे है, इस कैंडल के बाद यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जिट करते वक्त थोड़ा सा ऊपर की तरफ एग्जिट करना संभव होता है 5 और 20 से, मगर इसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि वो अनवांटेड एंट्री और अनवांटेड एग्जिट भी करवाता है। बाजार कंटिन्यूशन में ऊपर जा रहा है और बीच में छोटा सा अप डाउन हुआ तो 5-20 आपको एग्जिट करवाएगा, फिर एंट्री करवाएगा, मगर थोड़ा लंबे समय वाला मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे कोई भी गतिविधि करने से रोकेगा बीच में। समझ में आ रहा है आपको? तो अभी मैं लाइव में आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखेगा और अलग अलग मूविंग एवरेजेस किस प्रकार से काम करेंगे। charting.com पे मैं जाता हूँ, सिंपल वेबसाइट है, सभी को पता है। ये BEL करके शेयर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 6 महीने का ग्राफ है, मैं इसको 1 साल का ग्राफ करता हूँ, डेली कैंडल ही रखता हूँ। तो अभी ये बड़ा सा ग्राफ हो गया पूरे 1 साल का। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, ठीक है। घोर कलयुग चल रहा है, अभी डब्बा ट्रेडिंग की एडवर्टाइज सीधी तौर पे दिख रही है। ये डब्बा ट्रेडिंग नाम की जो चीज़ है ना, ये बहुत गलत है और इलीगल है, कंप्लीट इलीगल है। अगर आप उसमें लिप्त पाए गए कि आप डब्बा ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको जेल हो सकती है, पैसा जाने की संभावना वो अलग है। ये एडवर्टाइज बताया है, और सबसे कम दामों में 4,999। चलो विषय पे आते हैं। ये जो भेल का ग्राफ आप देख पा रहे हैं वो मूविंग एवरेजेस है, सिंपल मूविंग एवरेज 21 और 10 का है। इनका ये बाय डिफॉल्ट होता है 21 और 10, ठीक है। मुझे ये नहीं यूज़ करना है, मुझे क्या यूज़ करना है, लेट्स से मैं 5 और 20 यूज़ करना चाहता हूँ या 8 और 20 का मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, देखिए मुझे कैसे बदलना है। यहाँ पे ऊपर लोअर इंडिकेटर्स, अपर इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। मैं जैसे ही मूविंग एवरेज में जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने केवल 2 मूविंग एवरेज पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टिक है, तो ये टिक मार्क में ये वैसे ही रखता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्लोजिंग बेस है, यहाँ पे मैं हर एक कैंडल का ओपनिंग बेस, हर एक कैंडल का हाई बेस, हर एक कैंडल का लो बेस या फिर हर एक कैंडल का क्लोज बेस से भी मैं मूविंग एवरेज बना सकता हूँ। तो ये हम यहाँ पे क्लोजिंग सेम रखेंगे। उसके बाद सिंपल, एक्सपोनेंशियल, वेटेड और ट्रायंगुलर। यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करूँगा, 21 की जगह पे मैं यहाँ पे 20 करूँगा। दूसरा जो है, ठीक है, क्लोजिंग बेस एक्सपोनेंशियल 8, ये मैं 8 का मूविंग एवरेज रखता हूँ। तो अभी इसको मैं अल्टर करता हूँ तो ये फ्रेम ऐसे ही रहेगी। अभी मैं क्रोम में ओपन कर रहा हूँ तो मेरा क्रोम का हिस्ट्री में जनरली डिलीट नहीं करता हूँ, तो जब तक मैं हिस्ट्री क्लियर नहीं करूँगा तब तक ये जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट ऐसी रहेगी जो मैंने की है। जो मैंने लास्ट सेटिंग की होगी ना वो अंतिम रहेगी। कैंडलस्टिक की रेंज, जो मूविंग एवरेजेस में यूज़ कर रहा हूँ वो, और उसका कॉम्बिनेशन, और उसके साथ साथ जो लोअर इंडिकेटर्स में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ उनकी रेंज सब वैसे ही रहेगी जब तक मैं हिस्ट्री क्लियर नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे चार्टिंग में भेल डालता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मूविंग एवरेजेस यूज़ किए हैं, दिख रहा है। और ये 30 मिनट का भी चार्ट है, ये भी मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने कौन सी कैंडल की रेंज यूज़ की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा है, भेल का डेली चार्ट।
चार्ट कैसे ओपन करना है किसी भी वेबसाइट पे और उसमें मूविंग एवरेज कैसे लगाना है, ये हमने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में कौन कौन से मूविंग एवरेज किस किस प्रकार से हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। फिर हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से कौन सा मूविंग एवरेज हमारे लिए अच्छा रहेगा, इसकी चर्चा भी हम अगले चैप्टर में करेंगे। तो ये आपको वीडियो कैसे लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट में आपका अभिप्राय दीजिएगा और कौन कौन से विषयों पे आप जानकर लेना चाहेंगे वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए मैं सारंग कुलकर्णी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। नॉलेज लेते रहिए, सेफली ट्रेड करते रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।